दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन का चौथा प्रैक्टिस सेट आज हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन खंड के साथ साथ यूपी पीसीएस प्री, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ या फिर राजगुरु के साथ। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम किसके साथ फेंका था। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी आपका, बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। दोनों को गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था और बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करके कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी और उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ऑप्शन है अशफाकुल्ला खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल या वाजिद अली शाह। तो आप देखिए कौन सा उत्तर इसमें से चारों विकल्पों में से सही है। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। दोस्तों ये जो शेर है ये वाजिद अली शाह का है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने ये शेर कहा था। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान और फांसी दिए जाने पर किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। ऑप्शन है आपके बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों 1916 में जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें तिलक को फिर से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष AC मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार थे। उन्होंने कहा था कि 10 वर्षों के दुखद अलगाव और गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों यानी उदारवादी और उग्रवादियों ने अब ये महसूस किया है कि अलगाववाद उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत, और अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से वहां के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने अवगत कराया था। और 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको हमने बता दिया AC मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। ऑप्शन है अवध, बिहार, बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों को संगठित किया था। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया था और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबीबंद, सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना हुई थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा था,
बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने आंदोलन की बागडोर संभाली, उसे मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे और 1920 के मध्य में वो एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करके संगठन की अद्भुत क्षमता के कारण उसको नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ऑप्शन है FG स्लाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण और महात्मा गांधी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है चंपारण कृषि जांच समिति में अनुग्रह नारायण सदस्य नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य FG स्लाई थे और अध्यक्ष जो थे FG स्लाई थे और इसमें DJ रीड, गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और G रैनी इसके सदस्यों में थे और इसके सचिव जो थे EL टेन्नर थे और बाद में हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया था, लेकिन इसमें अनुग्रह नारायण शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, लीसा प्राप्त होता है किससे? चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरांज के वृक्ष से या फिर शीशम के वृक्ष से? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लीसा दोस्तों चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। उत्तरांचल में जो उत्तराखंड है वहाँ पर चीड़ वनों से प्राप्त होने वाले लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है और लीसा से बिरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर ताप बढ़ने से। तो इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। केवल एक और दो दोनों, 1 2 3 और 2 और 3। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है इसमें मानसून का निवर्तन उपर्युक्त तीनों यानी 1 2 3 तीनों से होता है। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। तो 1 2 3 तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को ये संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को का पूरा नाम है। ऑप्शन है पटना, दरभंगा, धनबाद या टाटानगर। तो सही उत्तर है दोस्तों टिस्को जो है वो टाटानगर के नज़दीक स्थित है। देखिए, भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटानगर जमशेदपुर में स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पौने प्रवाहित होती हैं? ऑप्शन है उत्तरी सागर, हिंद महासागर, कैरोबियन सागर या कोरल सागर। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हिंद महासागर में जो है लंबी चालीसा पौने चलती हैं। लंबी चालीसा ये पछुआ पौने होती हैं। ये 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्य रूप से दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और सही कूट का चयन करके उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए कोलोरेडो बांध और किस कोलोरेडो नदी है और उस पर कौन से बांध बनाए गए हैं। तो देखिए कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है आपका हूवर बांध, याद रखिएगा हूवर बांध कोलोरेडो नदी पर। दामोदर नदी पर आपका पंचेत हिल डैम बनाया गया है। नील नदी पर आसवान बांध है और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध। तो इस हिसाब से याद कर लीजिए, तब आप सही कूट का चयन कर पाएंगे। कोलोरेडो नदी पर हूबर बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध, नील नदी पर आसवान बांध और जाम्बेजी नदी पर आपका करीबा बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, सही है। कारण है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसकी पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन के काल के बराबर होता है। तो इस कारण से पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। तो दोस्तों इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि जल संरक्षण में या वाटर कंजर्वेशन में सहायता करती है?
पहला है भूमि की कम या शून्य जुताई, दूसरा है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, और तीसरा है फसल अवशेष को खेत में रहने देना। तो दिए गए कूट के आधार पर जब हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3। ये जो तीनों कथन हैं वो जल संरक्षण, कृषि में जल संरक्षण की सहायता में ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि शून्य जुताई से भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। इसमें भूमि में नमी बनी रहती है। खेत में सिंचाई के पहले जिप्सम के प्रयोग से और फसल अवशेष को खेत में रहने से नमी की हानि कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में जो है वो सर्वाधिक योगदान करता है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है और इसके आधार पर आपको सही उत्तर चयन करना है। तो देखिए, सूची 1 का सूची 2, सूची 1 में जो क्षेत्र हैं और सूची 2 में स्थानांतरित कृषि का प्रकार इसमें दिया गया है। तो इसके आधार पर आइए सही कूट का चयन करते हैं कि कौन सा आपका मिलान सही होगा। तो देखिए, पश्चिमी घाट में दोस्तों जो कृषि की जाती है उसको कुमारी कहा जाता है, तो ए का चौथा हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये वालतरे कृषि होती है, तो बी का दूसरा हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको डाहिया स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? देखिए, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक में स्थित नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक का जो नागरहोल नेशनल पार्क है उसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पर है? ऑप्शन है, उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल में, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी गुजरात के लवण कच्छ क्षेत्र में या फिर पश्चिमी घाट प्रदेश में। तो सही उत्तर है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। दोस्तों, ये पश्चिमी घाट में पाए जाने की अधिक संभावना होती है क्योंकि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट होता है और इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूरेसेरस बाइकार्निस है। ये पक्षी विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इसका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है और ये भारत के अलावा नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया आदि देशों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिसका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं। ऑप्शन देखिए, वायु, मृदा और जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अवरोपण तथा पेड़ पौधों और जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा कठिन भी है। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिसका अध्ययन किया जाना और हल निकाला जाना है, इसमें से ये सभी यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं से वायु, मृदा और जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, वनों का कटाव होता है, पेड़ पौधों और जंतु समूह की क्षति होती है और तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट बचता है उसके निस्तारण की समस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं या माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ऑप्शन है, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती हैं, इसके अलावा ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है आपका कि पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म कणिकाएं या सूक्ष्म गणिकाएं जो होती हैं, जो सूक्ष्म
मणिकाएं माइक्रोबीट्स होती हैं, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। देखिए, पर्यावरण में जो माइक्रोबीट्स प्लास्टिक होते हैं, 5 mm से छोटे कण होते हैं, ये जल शोधन संयंत्रों द्वारा भी फिल्टर नहीं हो पाते हैं। अंत में ये जलीय और समुद्री पारितंत्र में घुल जाते हैं और कुछ अपने साथ खतरनाक रसायनों को जमा कर लेते हैं। तो देखिए, जो ये सूक्ष्म मणिकाएं होती हैं माइक्रोबीट्स, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था से संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 300 और अनुच्छेद 368। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है, यानी ऑप्शन ए, कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही एकत्र किया जा सकता है। अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? तो भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखों से संबंधित है। अनुच्छेद 300 आपका संघ और राज्यों के नाम से वाद और कार्रवाइयाँ, और अनुच्छेद 368 आप जानते हैं संविधान के संशोधन से संबंधित है। लेकिन विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न एकत्र किया जाता है, ये अनुच्छेद 265 से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए अधिकृत किया गया है। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति जो हैं ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों आपका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आयोग था उसके अध्यक्ष थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जनवरी 1966 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। दोस्तों 1967 में मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री बन गए थे और इसके बाद इसके अध्यक्ष के हनुमंतैया बने थे। 1970 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस आयोग ने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न भी भारतीय राज्य व्यवस्था से है कि यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि या जमानत राशि को खो देता है तो उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखिए, मतदान बहुत कम हुआ, उसके अलावा बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, निर्वाचित प्रत्याशी को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से मिली थी और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में जमानत राशि रखनी पड़ती है। यदि वह कुल पड़े वैध मतों के मूल्य का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो वह राशि खो बैठता है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए इन ऑप्शन में से, तो यदि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक है तो विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी भी अपनी जमानत राशि खो देता है, क्योंकि भले ही वो निर्वाचित घोषित हो जाता है लेकिन कुल मतों का 1/6 उसे नहीं प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ था, इसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है कम उर्वरक तथा कम पानी, अधिक उर्वरक तथा कम पानी, कम उर्वरक तथा अधिक पानी, और देखिए अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। तो सही उत्तर है हरित क्रांति में अधिक उर्वरक और अधिक पानी का जो है प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति फसलोत्पादन से संबंधित है। इसमें अधिक उर्वरक और अधिक पानी के प्रयोग से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड WGAUD विलियम गार्ड ने सबसे पहले दोस्तों हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, ये 1968 में। और NE बोरलाग, नॉर्मन E बोरलाग के प्रोत्साहन और प्रेरणा से श्रीमती इंदिरा गांधी, C सुब्रमण्यम, डॉक्टर MS स्वामीनाथन आदि के प्रयासों से भारत में
किसानों को उच्च उत्पादक किस्में उपलब्ध कराने का ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसको भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोनास सालक किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन है चेचक का टीका, हैजे का टीका, पोलियो का टीका या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है साल्क या साल्क जो टीका है, साल्क वैक्सीन, ये पोलियो का टीका होता है। जोनास साल्क अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। इन्होंने पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके का विकास किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और इसके बाद सही कूट का चयन करना है। देखिए, हड्डियों में उपस्थित जो यौगिक होता है दोस्तों, ये कैल्शियम फास्फेट होता है, ए का चौथा हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ये आपका एसिटिक एसिड, बी का तीसरा हो जाएगा। दूध का खट्टा होना ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है और फलों के पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस आधार पर आप सही कोड का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एस्परजिलस, स्टेफाइलोकस, स्यूडोमोनास या फिर लैक्टोबैसिलस। तो सही उत्तर है दूध जो है वो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है दोस्तों, बैक्टीरिया, उसके कारण दूध खराब होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूध का खराब होना लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ये खराब हो जाता है। ये मनुष्य के पाचक नाल में पाया जाता है। मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मैथ से संबंधित है दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 का सरलतम रूप क्या है? तो देखिए, यहाँ पे जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर आपका 1 आ जाएगा। देखिए, सॉल्व करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समीकरण है 9x² माइनस RX प्लस 81। इसके मूल समान होंगे यदि r के मान कितने हों? तो देखिए दोस्तों, ये एक द्विघाती समीकरण है। जब आप इसको हल करेंगे तो सही उत्तर +-54 यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 20 रुपये में 25 सेब की दर से खरीदता है और उन्हें 25 रुपये में 20 सेब बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? तो दोस्तों, इसको जब आप प्रतिशत लाभ के आधार पे इसको फार्मूले में सेट करेंगे, प्रतिशत लाभ या हानि जो होता है क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ जो होगा वो आपका 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। देखिए, जब इसको आप करेंगे प्रतिशत लाभ की जब आप गणना करेंगे दोस्तों, प्रतिशत लाभ की जब आप गणना करते हैं तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर जो वस्तुएं हैं 20 का स्क्वायर, तो यहाँ 400 हो जाएगा। तो 625 में से 400 जब आपका घटेगा तो 225 बटे 4 इंटू 100। तो ये आपका 56.25। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 56.25 सही उत्तर हो जाएगा कि इतना प्रतिशत लाभ उसको होगा। अगला प्रश्न है, रीजनिंग से संबंधित लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इन सभी का आकलन करेंगे तो देखिए 8 + 4 12, 8 20, 5 25। 25 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 10 10 9 19 7 26 10 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और 7 दोस्तों, यहाँ पर देखिए इन सारे अंकों का जोड़ आपको 49 करना है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आप जोड़ लीजिए, 12 + 14 + 15 + 8। जब आप जोड़ेंगे तो ये 49 हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वो है 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। तो जब आप इसके त्रिभुजों की गणना करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या अगर जो आप गिनेंगे तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 12 आ जाएगी। सही उत्तर आपका 12 होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित 3 चित्रों का परीक्षण कीजिए और संख्याएं एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं, तो आपको बताना है। देखिए इसको 4 + 6/2 यानी 10/2 आप करेंगे 5 आ जाएगा, 5 × 7 = 12/2 तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 × 6 = 14/2 करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 7। सही उत्तर इस पैटर्न में 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक जो है अक्षरों का जो एक कोड के आधार पर एल्मिराह को BNPMWGO लिखा जाता है, तो उसी प्रकार DNRWLUA के लिए क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए कि क्रम से जो है एल्मिराह जो है A को B हो जा रहा है, ए का बी हो जा रहा है। LMN, एल में जब 2 बढ़ा रहे हैं तो यन हो जा रहा है। यम को MNOP, अब यन में 3 बढ़ने पर, तो इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 तक क्रम जा रहा है। तो सही उत्तर इसमें आपका, यदि आप DNRWLUA के लिए जब आप निकालेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CLOSGOT। CLOSGOT यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देखिए काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या कानपुर। तो सही उत्तर है दोस्तों, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट भी कहा जाता है और ये काष्ठ नक्काशी का, यूपी के पूरे काष्ठ नक्काशी का 30% जो है ये आपके सहारनपुर में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी शिल्प, नक्काशीदार काष्ठ, खुर्जा मृत्तिका शिल्प, मेरठ खेलकूद के सामान, जलेसर ढलवा घंटियाँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सुमेलित हैं उसमें देखिए खुर्जा मृत्तिका शिल्प से, मेरठ खेलकूद के सामान से और जलेसर जो है ये ढलवा घंटियों से संबंधित है। लेकिन जो नक्काशीदार काष्ठ है ये लखीमपुर खीरी इसके लिए जो है नहीं प्रसिद्ध है। ये उत्पाद नक्काशीदार काष्ठ इसके लिए सहारनपुर, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद हैं, न कि लखीमपुर खीरी। तो ये जो लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प दे रहा है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य सुमेलित हैं। करंट अफेयर से कुछ प्रश्न हैं। 22 नवंबर 2020 को संपन्न ATP फाइनल्स 2020 का खिताब किसने जीता था। तो सही उत्तर है दोस्तों डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने ATP फाइनल्स 2020 का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, 23 से 25 नवंबर 2020 के मध्य किन 2 देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया गया था। तो आप जानते हैं दोस्तों सिम्बेक्स जो युद्धाभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। तो सिम्बेक्स याद रखिएगा, भारत और सिंगापुर। अगला प्रश्न है, 21 नवंबर 2020 को लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था। तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर। तो सही उत्तर है दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से जो है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल कहाँ शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। तो सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में एशिया की पहली सोलर एनर्जी एफिशिएंट टेक्सटाइल मिल का प्रारंभ किया जाएगा। और अगला प्रश्न, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट आज हम सॉल्व कर रहे हैं इसका आखिरी प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 16 नवंबर, 19 नवंबर, 15 नवंबर और 12 नवंबर। तो सही उत्तर है 19 नवंबर को
विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न न केवल जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बल्कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।